नमस्कार, जिम्सी न्यूज़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विन। जिस आधुनिकता ने कभी रिक्शे को जन्म दिया था, आज वही आधुनिकता अपने नए संस्करण में इसे खत्म करने पर तुल गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इसे बैन भी किया गया है। खासकर ई रिक्शा आने के बाद मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मानव श्रम पर चलने वाली यह सवारी ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल नहीं करती और न ही इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। बावजूद इसके कोई भी सरकारी नीति रिक्शे को बढ़ावा नहीं देती। बिहार के मोतिहारी से आया यह रिक्शे वाला बता रहा है कि महीने का 8-10 हज़ार रुपया कमा लेता है, लेकिन ई रिक्शा आने के बाद उसकी आमदनी पर असर पड़ा है। वो तो मेहनत बहुत लगता है, लेकिन मजबूरी है। कभी ज़्यादा भी कमाएंगे, कभी कम भी होगा। लेकिन सुविधा और कमाई बढ़ाने के नाम पर ई रिक्शा चलाने वालों की अपनी अलग समस्याएं हैं। बैठे को उतना नहीं टिक पाते हैं ना, हम लोग के तरफ कहाँ से होती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक सवारी मिलती नहीं है। इसका खामियाजा रिक्शे वालों, आम मुसाफिरों और दुकानदारों को भी उठाना पड़ रहा है। बहुत बर्बाद करके रख दिया है। वो बर्बाद कर दिया। हाँ, सब आदमी का काम धंधा खत्म कर दिया। सरकार लोगों की सुविधा और पर्यावरण को साफ रखने के लिए ई रिक्शा को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन रिक्शे को लेकर कोई व्यवहारिक नीति नहीं बनाई गई। सवाल उठता है कि क्या विकास की अंधी दौड़ में मूल समस्याओं से मुंह मोड़ लेने की परंपरा यूं ही चलती रहेगी? जिम्सी अपडेट्स के लिए स्वदेश शाक्य के साथ राजन कुमार झा, दिल्ली। उग्रसेन की बावली हो या पुराना किला, है तो ये टूरिस्ट प्लेस, लेकिन यहाँ की दीवारें आज के दौर के युवाओं की हरकतों की निशानी बनती जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इन दीवारों पर प्रेम के नाम पर की गई हरकतें साफ साफ झलकती हैं। यहाँ की दीवारें कुछ इसी तरह की लिखावट से पटी पड़ी हैं। ये दीवारें अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ आज के दौर के प्रेमी युगल की यादों को भी संजो रही हैं। दीवारें इस तरह अश्लीलता का प्रतीक भी बनती जा रही हैं। ऐसे लोगों के पास अपनी हरकतों के लिए भी कोई जवाब नहीं है। प्रेमी युगल हों या पुरातत्व विभाग के अधिकारी, कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने से बचता नजर आ रहा है। अब ये टूरिस्ट प्लेस ना होकर सिर्फ मनचलों का अड्डा बनकर रह गया है। पुरातत्व विभाग ने नियम कानून तो खूब बनाए हैं, लेकिन वो सिर्फ वहां लगे बोर्ड तक ही सिमट कर रह गए हैं। दीवारों पर लिखने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान है, लेकिन आज तक इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। जाहिर है यहाँ होने वाली मंचलों की अश्लील हरकतों से पर्यटक भी असहज महसूस करते हैं। ठीक है, लोगों को प्राइवेट स्पेसेस चाहिए अपने लिए, लेकिन ऐसे कुछ ना करें कि और लोग जो आते हैं यहाँ पे उन लोगों को कोई परेशानी हो या दिक्कतें हो। हमारी धरोहरों की इस दुर्दशा को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन की ये लापरवाही और उपेक्षा गंभीर सवाल खड़े करती है। सेहत से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। दरअसल समय और रुपए बचाने के लिए आजकल हम और आप छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार से ठीक होने के लिए बिना डॉक्टरी सलाह के खुद ही दवा खरीद लाते हैं और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। हो सकता है कि आप ठीक हो जाते हों, लेकिन हमारी आज की रिपोर्ट आपको बताएगी यह कितनी हानिकारक साबित हो सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके मुताबिक बीमारियों को ठीक करने के लिए जिन एंटीबायोटिक्स को हम लेते हैं उसका असर अब कम होता जा रहा है। WHO द्वारा विश्व के 114 देशों में कराए गए सर्वे के नतीजों से पता चला है कि आज करीब 50% मरीजों को डॉक्टरों द्वारा आमतौर पर दिए जाने वाले एंटीबायोटिक्स से उनका सही इलाज नहीं हो पा रहा है। इसकी कई वजह हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इन दवाओं के लंबे और लगातार इस्तेमाल से वायरसेस और बैक्टीरिया इनके आदी हो जाते हैं और कुछ समय बाद इन दवाओं का असर कम होने लगता है। नतीजतन बीमारियां बार बार होने लगती है। इसलिए डॉक्टर्स आजकल एंटीबायोटिक्स का डोज बढ़ा कर देने लगे हैं। देश में यह समस्या इसलिए भी अपने पैर तेजी से पसार रही है क्योंकि यहाँ लोग बिना डॉक्टर को दिखाए ही बुखार, खांसी और जुकाम जैसी तकलीफों को दूर करने के लिए खुद ही दवाई ले लेते हैं।
ऐसे में एक आम सेहतमंद आदमी साल में करीब 10 से 12 बार एंटीबायोटिक्स का सेवन करता है। वहीं antibioticsawareness.com नामक वेबसाइट के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चों को तकरीबन 2 से 6 बार एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं और 6 साल से ऊपर के बच्चों को 15 से 30 बार एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा डॉक्टर्स के मुताबिक हम जो खाना खाते हैं उसमें भी एंटीबायोटिक्स में मौजूद मॉलिक्यूल्स की कुछ मात्रा होती है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक का काम करते हैं। दरअसल फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स में भी इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और जानवरों को जो इंजेक्शंस दिया जाता है उसमें भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फल, अनाज, दूध और मीट के सेवन से भी ये मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में जाते हैं। शायद यही वजह है कि आजकल एंटीबायोटिक्स का असर कम होता जा रहा है। Antibiotics are being used in agriculture and animals. बिना सही मापदंड के इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जानवरों और अनाज में भी होता है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। Spread of resistant strains from the food and animal products to the human beings. कुछ आम बीमारियों के अलावा जिन बीमारियों में एंटीबायोटिक्स बेअसर होता जा रहा है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खून का इन्फेक्शन, निमोनिया, डायरिया यानी दस्त, कान के इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन, साइनस और गैस्ट्रिक। ये दवाइयाँ तो बेअसर होती जा रही हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए जो होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। दवाइयों के रिसर्च में ना तो सरकार और ना ही प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। पिछले 20 सालों में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स का पता लग पाया है जो असरदार एंटीबायोटिक्स बनाने में सहायक होंगे, जबकि 70 और 80 के दशक में करीब 200 मॉलिक्यूल्स ढूंढे गए हैं। Development has slowed over the period of time. क्योंकि ये बिजनेस ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, इसलिए इस पर कोई रिसर्च नहीं हो रहा है और लंबे समय से इन दवाओं के इस्तेमाल से इनका असर कम होता जा रहा है। In the coming years. समय रहते इस समस्या का समाधान ढूंढना और कुछ हिदायतों का ध्यान देना जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ ना लें और अगर दवाइयाँ लें तो उसका कोर्स पूरा करें। डॉक्टर्स भी ज़रूरत होने पर ही एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करें। इसके अलावा बीमारियों की जांच की प्रक्रिया में भी सुधार लाने की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। जिम्सी न्यूज़ अपडेट्स में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।